हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से 30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सामने अभी प्रीलिम्स का एग्जाम है और जो भी सीजीपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये 30 कदम सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको एमसीक्यू पैटर्न में रिविजन करा रहे हैं। रिविजन आपके लिए ज़रूरी है, आप सभी को पता है, आप सब रिविजन मोड में ही होंगे और रिवीजन का बेस्ट तरीका है आप एमसीक्यू लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमने ये कोशिश की है, प्रश्न तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जैक्टली, लेकिन प्रश्न के पैटर्न को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे पैटर्न्स को हमने इंक्लूड किया है, चाहे मैच द फॉलोइंग टाइप के हों, एजर्शन वाले हों, या फिर आपके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हो या फैक्चुअल हो। साइंस में मैं आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन करा रही हूँ, तो साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और इन सभी विषयों पर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं लगातार। तो साइंस में जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन एक एक टॉपिक से हम 30-30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि सारे क्षेत्र जो है वो कवर कर सके जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इस तरीके से आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। रिविजन एंड तक, जब तक ये 30 कदम सीरीज खत्म होगी, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप अगर वही बच्चे हैं जिन्होंने साल भर साइंस की पढ़ाई नहीं की है, साइंस को लास्ट के लिए छोड़ दिया है, तो 30 कदम सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने साइंस की पढ़ाई नहीं भी की है, बिल्कुल नहीं की है, और आप ये 30 वीडियोस देखते हैं, तो आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एटलीस्ट जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वहां से आपके सही सवाल जो है वो बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एसिड और बेस का है। फिजिक्स के क्वेश्चन हमने लगातार कर लिए हैं, अभी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में एसिड बेस टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है, रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनका सोल्यूशन अगर वाटर में बनाया जाए तो वो पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। H+ आयन में क्या हो जाते हैं, H+ आयन देते हैं और पूरी तरीके से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H+ और Cl- अपने आयन्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है जल में घुलकर, तो ये पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, कमजोर क्षार जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो प्रबल अम्ल जो है वो पूरी तरीके से आयनित क्यों होते हैं? क्योंकि प्रबल अम्ल में इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कमजोर होता है, और बॉन्ड कमजोर होने की वजह से आयन इनमें आयनित होना जो होता है वो आसान होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन जहां हम कमजोर क्षार की या कमजोर अम्ल की बात करते हैं, वहां पर इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये होते हैं आयनित बहुत कम। तो ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं कमजोर, और ज्यादा आयनित होते हैं कौन, प्रबल। बॉन्ड किनमें स्ट्रॉन्ग होता है, कमजोर में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो कम ब्रेक होते हैं। भाई बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है NH3 एक प्रबल क्षार है, ये गलत है। NH3 एक क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, वीक बेस है ये, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारे बाकी के दो स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर 1 और 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कह रहा है कि लुईस अम्ल एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करते हैं। ठीक है, देखिए लुईस जो है आपके साइंटिस्ट, जिन्होंने अम्ल और क्षार की अपनी अलग परिभाषा प्रस्तुत की, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी। आपने ब्रॉन्स्टन एवं लॉरी का नाम सुना होगा, एर्नियस का नाम सुना होगा, इस तरीके से। तो लुईस भी आपके कौन है, एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे कि BF3 में बोरॉन की जो वैकेंसी
इसके पास क्या होती है, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इनको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए BF3 क्या है, एक लुईस अम्ल के जैसे रिएक्ट करता है। तो ये सही है, एक्सेप्टर होते हैं। और यहाँ पर यहाँ दूसरा स्टेटमेंट यही कह रहा है जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया कि BF3 एक लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि NH3 एक लुईस अम्ल है, ये की गलत है। NH3 क्या है, एक बेस है, तो अम्ल तो हो ही नहीं सकता, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हमारे एक और दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच इज करेक्ट, वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, जल अम्ल और क्षार के जैसे दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। सही है, जल जो है वो कभी कभी अम्ल के रूप में भी कार्य करता है, कभी कभी क्षार के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो ना ये पूरी तरह आप इसको एसिडिक बोल सकते हो, ना पूरी तरह बेस बोल सकते हो। ठीक है, जल हमेशा उदासीन होता है। देखो, मैं आपको बार बार अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइप की कंडीशन को शो करते रहते हैं कि हमेशा ऐसा होगा, है ना, केवल होगा। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर रॉन्ग होते हैं। सामान्यतः या अधिकांशतः ऐसे शब्द यूज किए जाए तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। हमेशा होंगे ये नहीं कह रही हूं मैं, ज्यादातर गलत होते हैं जहां पर हमेशा या केवल शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जल जो है वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है, कभी कभी एसिडिक वाटर भी होता है, कभी कभी बेसिक वाटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ठीक है, जल H+ और OH में आयनित होता है, ठीक बात है। H+ और OH- आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है जल, ठीक बात है। लेकिन जल कब H+ और OH में ब्रेक होता है, ज्यादातर शुद्ध जल में ऐसी कंडीशन हमको देखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा उदासीन होने की बात कर रहा है, जल हमेशा उदासीन नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज करेक्ट। पहला दिया हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड, कार्बनिक अम्ल आमतौर पर कमजोर अम्ल होते हैं। ये सही बात है। देखिए, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड का लिख लेते हैं हम, CH3COH। अब ये क्या है, एक टाइप का एसिड है, बट ये कैसा एसिड है, कार्बनिक एसिड है। और कार्बनिक एसिड जो होते हैं ये ज्यादातर क्या होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जहां पर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो क्या होंगे, कम आयनित होंगे, और वो कैसे होंगे, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, खनिज अम्ल आमतौर पर प्रबल अम्ल होते हैं, सही बात है। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। H2SO4 को ले लो, HCl को ले लो, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सभी कार्बनिक अम्ल खनिज अम्ल से अधिक प्रबल होते हैं, नहीं, कार्बनिक अम्ल कम प्रबल होते हैं एज कंपेयर टू खनिज अम्ल या मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी के दो स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया क्यों ऐसा होता है, बॉन्ड की वजह से। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी टूटने में, और उतने ही वो कम आयनित होंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म H2 गैस, बिल्कुल सही है। अम्ल जो है वो धातुओं के साथ में क्रिया करके H2 गैस फॉर्म करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, जैसे कि आप सोडियम ले लीजिए, ठीक है, और आप ले लीजिए कोई भी एक अम्ल एसिड ले लीजिए, ठीक है, तो एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा NaCl, प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। तो ये एक टाइप का मेटल है, इसने एसिड से रिएक्शन किया तो कौन सी गैस बनी, H2 गैस रिलीज हुई। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, H2 गैस बनाता है। क्षार धातुओं के साथ में H2 गैस बनाने के लिए क्रिया करते हैं, नहीं, क्षार जो है वो धातु के साथ में H2 गैस रिलीज नहीं करते, सिर्फ कौन करते हैं, अम्ल करते हैं। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, तो जब अम्ल H2 गैस रिलीज कर रहे हैं, ये पहला स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो दूसरा स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, अम्ल जो है वो कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके CO2 गैस जो है वो रिलीज करते हैं। कोई भी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, CO2 गैस जो है वो रिलीज करते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, मतलब सही स्टेटमेंट है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। रिगार्डिंग सॉल्ट विच इज करेक्ट, लवण के बारे में कौन सा सही है। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण जो होता है उदासीन होता है,
सही बात है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनसे मिलकर जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लीजिए NaOH को, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए NaOH को, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए HCl को, ये मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, प्लस साथ में क्या बनाएंगे H2O, है ना। तो ये क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, जो कि क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो लवण होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल या उदासीन होता है। कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का लवण क्षारी होगा। अब ये देखो कि प्रबल कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका डोमिनेंस होगा। तो प्रबल क्षार है, तो सोल्यूशन क्या बनेगा, लवण क्या बनेगा, क्षारी बनेगा। तो ये सही है। प्रबल अम्ल है यहाँ पर, तो लवण कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। जो प्रबल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका डोमिनेंस होगा, तो अम्लीय बनेगा हमारा सॉल्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आ रहा है समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हम रीजंस भी देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना सिर्फ स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड विच इज करेक्ट, कमजोर और प्रबल अम्लों के विषय में कौन सा सही है। प्रबल अम्ल पूरी तरह जल में आयनित होते हैं। जैसे मैंने बताया था, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। बॉन्ड कमजोर होने की वजह से आयनन ऊर्जा कम लगती है उनको ब्रेक करने में, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा आयनित हो जाते हैं, जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं। कमजोर अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये स्टेटमेंट हमने एक बार और रीड किया था क्षार के बारे में, है ना। यहाँ पर अम्ल के बारे में दिया हुआ है। तो कमजोर अम्ल में क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक नहीं होता, इसीलिए ये कम आयनित होते हैं। ये भी सही है। सांद्र अम्ल हमेशा प्रबल अम्ल होगा, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे कितना भी कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड ले लो, CH3COH को कितना भी कंसंट्रेटेड, सांद्र कहने का मतलब अणुओं की संख्या ज्यादा होगी पर मोल, है ना। यानी कि यहाँ पर सांद्र यानी कि गाढ़ा, आप इन जनरल ऐसे समझ लीजिए। तनु यानी कि पतला डल्यूट, और सांद्र कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़ा। तो जितना ज्यादा भी गाढ़ा होगा एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड ही कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल नहीं होगा। तो हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं होगी, यहाँ पर हमेशा शब्द दिया हुआ है, मैंने कहा था हमेशा शब्द दिया रहेगा, तो उस स्टेटमेंट को एक बार और रीड करना, है ना, उसमें ज्यादातर गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सांद्र अम्ल हमेशा प्रबल अम्ल नहीं होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है हमारा, हमारे एक और दो स्टेटमेंट सही है। कौन सा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर एक, केवल एक और दो, ठीक है, सही पूछा गया है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है अम्ल और क्षार के, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। जब अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो एक गैस निकलती है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है आपको, थोड़ा लंबा चौड़ा, और आपको उसको रीड करना है और पहचानना है कि इनमें से आंसर क्या होगा, ठीक है। यह गैस रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील होती है। गैस की पहचान कीजिए कि वो कौन सी गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने देखा था कि अम्ल HCl धातु के साथ में Na के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या बना लेता है, NaCl, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, H2 गैस। कौन, धातु के साथ में अगर अम्ल रिएक्शन करता है तो, और रंगीन भी है H2 गैस, बिल्कुल सही। ज्वलनशील है, फ्लेमेबल है बहुत ज्यादा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर एंड इट्स आयनाइजेशन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, प्योर वाटर हैज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH आयन, बिल्कुल सही, ठीक है। शुद्ध जल में, शुद्ध जल का pH जो होता है वो 7 होता है, और इसमें H+ आयन और OH- आयन की संख्या, सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, दोनों इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kw, और इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ती है और तापमान घटाने के साथ घटती है। Kw की वैल्यू क्या होती है, 1 × 10⁻⁻7 मोल बोल सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और ये जो होती है क्या होती है, तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ती है और तापमान घटाने के साथ घटती है। और Kw जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू भी इक्वल है, इसकी वैल्यू भी इक्वल है, इसीलिए Kw की वैल्यू क्या आती है, 1 × 10⁻⁻7।
टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने के साथ घटती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है क्वेश्चन, कभी कभी टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमको इनके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चूज द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट कि प्रबल क्षार जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाता है। क्यों होता है, इतनी बार हमने पढ़ लिया, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक होकर पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है। क्षार की सांद्रता यह निर्धारित करती है कि प्रबल है या कमजोर। बिल्कुल गलत बात है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन ये डिसाइड नहीं करता कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। चाहे वो कितना भी गाढ़ा हो, जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से आयनाइज होगा, है ना, वो प्रबल होगा या कमजोर होगा। तो ये दोनों दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप चाहे जितना भी डाइल्यूट कर लो या जितना भी कंसंट्रेटेड कर लो, ये डिसाइड नहीं करेगा कि वो प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। पहला दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच 8 वाला घोल जो होता है वो अम्लीय होता है। पहली बात तो ये गलत है, क्योंकि पीएच 8 दिया हुआ है तो अम्लीय नहीं होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री पर शुद्ध जल में H+ और OH- होता है, बिल्कुल सही। रूम टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो H+ आयन की संख्या OH- आयन की संख्या किस में बराबर होती है, शुद्ध जल में बराबर होती है। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है, केवल दो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल्फथलीन अम्लीय घोल में रंगहीन होता है, कारण है यह क्षारीय घोल में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, देखो फिनोल्फथलीन क्या होता है, फिनोल्फथलीन पीएच इंडिकेटर होता है, ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच क्या है। ठीक है, तो वैसे तो ये कलरलेस होता है, कब, जब इसका पीएच जो होता है वो 3, 4, 5 इस प्रकार होता है, यानी कि पीएच जब कम होता है तो ये कलरलेस होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पीएच जो है 8.2 से 10 के बीच में होता है, ये क्या हो जाता है, लाइट पिंक कलर का हो जाता है, स्लाइटली पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये सही है, क्षारीय घोल में गुलाबी हो जाता है, और जैसे ही इसका पीएच जो है वो 10 से ज्यादा होता है, ये डार्क पिंक में चेंज हो जाता है। तो जितना ज्यादा क्षारीय उतना ज्यादा कलर इसका डार्क होता जाता है। तो कारण कथन वैसे तो दोनों ही सत्य है, लेकिन कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखना पीएच इंडिकेटर क्या है, फिनोल्फथलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला दिया है अगेन। pH of a solution decreases on dilution increases the concentration of H+ ion। तनुकरण का घोल तनुकरण पर घोल का pH हमेशा घटता है। अगेन हमेशा शब्द है, ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि हमेशा आप डाइल्यूट करो, जितना ज्यादा घोल को पतला करो उतना ज्यादा उसका पीएच घटता जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, पीएच में कोई हमको ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, या फिर पीएच बढ़ भी सकता है। कैसी कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि पीएच हमको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन गलत होगी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि पीएच जो है वो डिल्यूशन पर घटे। ठीक है, पतला करो तो पीएच कम हो जाए, ऐसा नहीं है, बढ़ सकता है पीएच कभी कभी। ठीक है, और तनुकरण में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, ये सही है, क्योंकि तनुकरण में क्या होगा, आप वाटर मिलाओगे तो पहले से उस सॉल्यूशन में H+ आयन होंगे, फिर पानी का अपना H+ आयन होगा, तो सांद्रता जो है स्लाइटली बहुत कम बढ़ जाती है किसकी, H+ आयनों की। तो कारण सही है लेकिन कथन गलत है, तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज बेसिक, इट हाइड्रोलाइज इन वाटर टू प्रोड्यूसेस OH आयन। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय घोल है, सोडियम कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं हम, Na2CO3, और ये क्षार होता है, एक बेस होता है, बिल्कुल सही, क्षारीय घोल है। कारण क्या है, यह जल में विघटित होकर OH आयन उत्पन्न करता है, कारण भी सही है। ठीक है, जितने भी आपके क्या होंगे, देखो ये क्या होता है, CO, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ NCO3 2- में, फिर CO3 2- जो है वो वाटर के साथ में मिलकर क्या बना लेता है, ये OH- आयन देता है। तो OH- आयन देगा, यानी कि ये एक बेस है, बेस हमेशा जल में विघटित होकर OH- आयन देंगे, और अम्ल हमेशा जल में विघटित होकर H+ आयन देंगे। आर्हेनियस का ये सिद्धांत है। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही है, और इसीलिए हम इसको बेस मान रहे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद विनेगर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड।
विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा को अगर सिरके के साथ रिएक्शन कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पन्न करता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। और इसको जब आप एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? CH3COOH Na प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा को इसके साथ में रिएक्शन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। पहला कथन तो हमारा सही है, और कारण दिया हुआ है सिरके में एसिटिक एसिड होता है, ये भी सही है ना, एसिटिक एसिड होता है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, और कारण कथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कथन दिया हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, होता है ना, पेट में कभी गड़बड़ी हो गई, आप बहुत लंबे समय तक खाली पेट है, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट में एसिड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है, तो आपको सीने में जलन जैसी समस्या हो रही है, पेट फूल रहा है, डकारें आ रही हैं, ऐसी समस्याएं होती है ना, तो एंटासिड टैबलेट लेते हैं, आपने सुना होगा। तो एंटासिड क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। यह पेट में अतिरिक्त HCl को उदासीन करता है ना, क्योंकि आप एंटासिड लेते हैं, एंटी एसिड है ना, जो कि एसिड रिफ्लक्स जो आपके पेट में हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है और आपको रिलीफ देता है। तो ये बिल्कुल सही है कारण कथन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखो पेट में तो आपके नेचुरली क्या होता है? एसिड रिफ्लक्स होता है, HCl आपके पेट में सिक्रीट होते रहता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैच द साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन इन एसिड बेस केमिस्ट्री, यानी कि एक और आपको साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और दूसरी ओर उनके कंट्रीब्यूशन या उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है उसके विषय में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? इसको सही पेयर करना है। ठीक है, अहेरनियस, अभी मैंने अहेरनियस के बारे में बताया था। अहेरनियस ने क्या बोला था कि एसिड जो है वो जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है, और बेस जो है वो जल में घुलकर OH- आयन देता है। ये कौन बोला था? ये बोला था अहेरनियस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, H+ आयन डोनर एंड बेस इज OH- आयन डोनर। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 1 का जोड़ी मिल जाएगा बी से। ठीक है, ब्रोस्टेड और लॉरी, इनका सिद्धांत क्या कहता है? इन्होंने देखो, अहेरनियस ने जलीय सॉल्यूशन में अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर जलीय सॉल्यूशन ना है, अजलीय सॉल्यूशन है, यानी कि किसी और हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाना है जिसमें जल नहीं है, तो उसमें एसिड और बेस कैसा रिएक्ट करेगा, इसके बारे में अहेरनियस ने कोई सिद्धांत जो है, कोई थ्योरी नहीं दी। तो उसको आगे किसने समझाया था? ब्रोस्टन और लॉरी ने। तो यहाँ पर हमारा ब्रोस्टन और लॉरी वाला जो है वो मिल जाएगा ए से। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन को इन्होंने नॉन एक्वस सोल्यूशन में बताया था, नॉन एक्वस मीडियम में बताया था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक का बी वाला कौन सा है। एक का बी 2 में दिया हुआ है, तो ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। फिर 2 का ए किसमें दिया हुआ है? बी में, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं लुईस क्या कहता है। तो लुईस कहता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि एसिड जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और बेस जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इन तीनों के नाम याद रखना है, एसिड बेस में इनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो सी का 3 का सी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड एज द एन एंटासिड टू रिवील एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी से राहत पाने के लिए इनमें से किस लवण का प्रयोग जो है वो एंटासिड के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग जो है किया जाता है एंटासिड के रूप में। एसिड रिफ्लक्स अगर आपको हो रहा है तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था, उसका उपयोग अगर एंटासिड के रूप में करते हैं तो आपको उससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है जो आपके पेट के अंदर बन रहा है। ठीक है, कॉमन टेबल सॉल्ट NaCl इज एडेड टू आईसी रोड्स इन विंटर टू। ठीक है, जो आम नमक होता है, साधारण नमक जो आप खाते हैं, उसको क्या करते हैं? सर्दियों में जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, जहाँ पे सड़कें पूरी बर्फ की बन जाती है, वहां पर उन बर्फों को पिघलाने के लिए नमक डाला जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बर्फ जो है उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है ना। अब क्या होगा? बर्फ जो है वहां पर जम गई है, बर्फ को हमको क्या करना है कि वो कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाए, तो हमको उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करना होगा?
बढ़ाना होगा कि डिक्रीज करना होगा, कम करना होगा, ताकि वो कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो या क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही नमक डाला जाता है वो क्या कर देता है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट -5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इतने कम टेम्परेचर पर भी बर्फ क्या हो जाती है, मेल्ट होने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के गलनांक को कम करने के लिए, है ना, लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग एंड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स। ठीक है, किस लवण का प्रयोग होता है, तो NaF, सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो आपका फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, जर्म्स वगैरह को खत्म करता है। ठीक है, शुगर जो होता है वो क्या करता है, एसिड फॉर्म करने लगता है। आपके दांत का जो ऊपरी लेयर होता है उसमें शुगर जो होता है एसिड फॉर्म करने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो एसिड फॉर्म जैसे ही होगा आपके दांत की ये जो लेयर है वो क्या होने लगेगी, खराब होने लगेगी। तो इसको बचाता है कौन, NaF, और ये उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और साथ ही आपके दांतों में या आपके मुंह के अंदर होने वाले जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको भी क्या करता है, धीरे धीरे खत्म करता है। तो इसीलिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, NaF। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following salt is used in antacid like milk of magnesia? Milk of magnesia कहते हैं MgOH twice को, इसको। और जिस तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है एंटी एसिड के रूप में, वैसे ही इनमें से किनका प्रयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका बेकिंग सोडा भी होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी का ही यूज किसके रूप में किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। होता है ना, बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है, आपने बहुत हैवी खाना खा लिया होता है तो आप क्या करते हो, सोडा पीने जाते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, आपके एंटी एसिड के रूप में यूज किए जाते हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर क्या है, अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट इसके जैसे एंटी एसिड के रूप में यूज किसका किया जाता है, तो इन सभी का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है हमारा, घरेलू और औद्योगिक उपयोग में लवणों के उपयोग के बारे में बताइए। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये बार बार पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कई बार पूछा गया, यहाँ से प्रश्न कई बार PSC ने पूछे हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। ठीक है, यहाँ पर H फॉर हाउसवाइफ ऐसा बोल सकते हैं, एंड हाउसवाइफ क्या यूज करती है, बेकिंग सोडा। ठीक है, केक बेक करने के लिए बोल सकते हैं। तो H फॉर हाउसवाइफ, तो H जिसमें आएगा वो क्या है, कुकिंग वाला आपका सोडा है, और जिसमें H नहीं आएगा वो वॉशिंग सोडा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो NaHCO3 जहां पर दिया हुआ है, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में गंध हटाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, NaCO3 बेकिंग सोडा जो होता है ये एक टाइप का क्या है, बेस है, और वहां पर क्या होता है आपके रेफ्रिजरेटर में एसिड बेस बहुत टाइप के ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाते हैं, एसिटिक स्मेल बहुत ज्यादा होती है। तो उस एसिटिक स्मेल को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अधिशोषण करता है अगेन। ठीक है, और अधिशोषण करके उस स्मेल को आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर न्यूट्रलाइज करता है। तो बेकिंग सोडा का गंध हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़े धोने के लिए, ग्रीस हटाने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही, नाम ही है वॉशिंग सोडा। तो कपड़े धोने के लिए, ग्रीस वगैरह हटाने के लिए क्या करता है, ग्रीस ऑयल को इमल्सिफाई करता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, KCl का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं, नहीं, KCl का उपयोग साबुन बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, देखो सोडियम और पोटेशियम के लवण का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, लेकिन KCl का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारे दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। NH4Cl का उपयोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में किया जाता है। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सही हमको बताना है। हमारा पहला स्टेटमेंट है, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में किया जाता है। सही बात, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी होता है प्लांट्स में, इसीलिए NH4Cl का उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, और वो भी नाइट्रोजन युक्त। KNO3 पौधों के पोटेशियम और नाइट्रोजन प्रदान करता है। बिल्कुल सही, पोटेशियम भी है, पोटेशियम भी जरूरी है, और KNO3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, पोटेशियम क्लोरोफिल के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए
लिए पोटेशियम और नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता है KNO3 के द्वारा। और KNO3 या अदर आपके जितने भी पोटेशियम युक्त जो भी आपके मिनरल्स हो गए वो सब क्या प्रोवाइड करते हैं पौधों को, उनको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में पोटास कहा जाता है। पोटास शब्द आपने सुना होगा, उसका प्रयोग पौधों में बहुत ज्यादा किया जाता है उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट NaCl आमतौर पर उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। NaCl का उपयोग अगर प्लांट्स में करेंगे तो वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। तो NaCl जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ए आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखते हैं ब्रॉस्टन और लॉरी के सिद्धांत के बारे में। ब्रॉस्टन और लॉरी आपके साइंटिस्ट है। 1926 में इन्होंने एसिड बेस से रिलेटेड थ्योरी जो है वो प्रदान की थी। इन्होंने कहा था कि अम्ल एक प्रोटॉन दाता है, बिल्कुल सही। क्षार एक प्रोटॉन ग्राही या स्वीकार करता है, बिल्कुल सही। यह सिद्धांत गैर जलीय विलायकों में क्रियाओं में शामिल है, बिल्कुल सही। अहेरनियस ने अम्ल और क्षार के जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने जलीय विलयन के ही बारे में बताया था कि जलीय विलयन में अगर सोल्यूशन बने तब अम्ल और क्षार कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर गैर जलीय विलयन हो तब अम्ल और क्षार कैसा रिएक्ट करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। इसको आगे बताया था किसने, ब्रॉस्टन और लॉरी ने। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। इन्होंने कहा था कि गैर जलीय विलयन में भी अम्ल जो है वो प्रोटॉन देते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। दैनिक जीवन में अम्लों के बारे में कथन, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट। दैनिक जीवन में अम्ल के प्रयोग के बारे में कथन पूछ रहा है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सही, नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है सिरके में एसिटिक एसिड होता है, बिल्कुल सही, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है सिरके में, विनेगर में। HCl आमतौर पर फलों में पाया जाता है, ये गलत है, HCl फलों में नहीं पाया जाएगा। अगर फलों में HCl पाया जाएगा तो वो उनको डैमेज भी कर सकता है, उनके लिए हार्मफुल है। तो ये नेचुरली तो फलों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। 2 और 1 सही है हमारे। एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इस प्रकार के एसिड जो है वो हमारे किस में पाए जाते हैं, फलों में नेचुरली पाए जाते हैं। परंतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि फलों में नहीं पाया जाता। तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, तो हमारा स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दैनिक पेय पदार्थों में अम्लों के बारे में कथन बताइए। कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये बिल्कुल सही है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये उसको थोड़ा सा टेंगी टाइप का फ्लेवर देता है कोल्ड ड्रिंक्स को, ठीक है। उसमें शुगर के जो शुगर की मात्रा होती है उसको मेंटेन करता है, उसके टेस्ट को मेंटेन करता है, साथ ही ये फिज के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही। संतरे का रस साइट्रिक एसिड से युक्त होता है, बिल्कुल सही। जितने भी आपके संतरे हो गए, नींबू हो गए, इन सब में कौन सा एसिड होता है, मौसम्बी हो गया, सिट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा। इन सब में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। NaOH का उपयोग खाद्य पदार्थों में संरक्षक के रूप में किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है बट पैकेजिंग वगैरह के लिए, परंतु प्रिजर्वेटिव के रूप में डायरेक्ट NaOH का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 1 और 2 स्टेटमेंट हमारे सही है। ना ही ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करता है, ना ही फूड को प्रिजर्व करता है, तो इसका उपयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में क्यों किया जाएगा, ठीक है, ये गलत है। हाँ, विनेगर का किया जाता है अचार, जैम, इन सबको प्रिजर्व करके रखने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमको यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए, कॉलम ए और बी, हमको मैच करना है इन कॉलम्स को। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, सब्जियां दी हुई हैं, उनमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं वो दूसरे कॉलम में दिए हुए हैं। तो गूसबेरी जिसे कहते हैं आंवला, आंवले में सिट्रिक एसिड होता है, बिल्कुल सही। विटामिन सी का रिच सोर्स होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। जितने भी खट्टे फल हो गए, जैसे कि आपका मौसम्बी, आपका हो गया संतरा, आपका हो गया नींबू, आंवला, इन सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा। टमेटो में मैलिक एसिड मेनली होता है, ठीक है, मैलिक एसिड ज्यादातर, ऑक्सैलिक एसिड भी कहीं थोड़ी मात्रा में होता है, बट मेनली जो उसमें जो टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, मैलिक एसिड की वजह से होता है, टमाटर में, याद रखिएगा। टैमरिंड में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, बिल्कुल सही। और स्पेनिश में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। जो आपकी पालक होती है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। इमली में याद रखना टार्टरिक एसिड, टमाटर में मैलिक और सिट्रिक एसिड होता है आपके आंवले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ABCD किससे मैच हो रहे हैं, 1 2 3 4 से, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, ओके।
इस वीडियो को एक बार और जरूर देखिएगा ताकि चीजें आपकी रिवाइज हो जाए बहुत अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। कथन कहता है NaCl का उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सलाइन विलयन में किया जाता है। आपने सुना होगा सलाइन वाटर, ठीक है। तो सलाइन वाटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मेडिसिनल इनका यूज होता है, मेडिकल वगैरह में इनका यूज किया जाता है सलाइन वाटर का, ठीक है। सलाइन वाटर नमक वाला पानी, परंतु एक प्रॉपर रेशियो में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर NaCl मानव रक्त के साथ समपरासरणी होता है, जलयोजन में मदद करता है। देखो क्या होता है, NaCl जो होता है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 0.9% होता है, और आपके ब्लड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है 0.9% होता है, जो कि क्या होता है इक्वल होता है। अब ब्लड के सेल्स को अगर सलाइन वाटर में आप डाल भी दें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके सेल्स के अंदर मूव नहीं करेंगे, और ना ही इससे सेल्स फूलेंगे और ना ही श्रिंक होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कारण और कथन, और इसी की वजह से क्या किया जाता है, सलाइन वाटर्स का मेडिसिनल यूज होता है। तो दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है कारण कथन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर CaCl2 डाला जाता है। CaCl2 पानी के हिमांक को कम करता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था सॉल्ट डाला जाता है, उसी टाइप से CaCl2 का भी प्रयोग जो है वो बर्फीली सड़कों पर किया जाता है। जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है, थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती है तो नमक वगैरह से काम चला लिया जाता है। बर्फ बहुत ज्यादा है तब क्या किया जाता है, CaCl2 डाला जाता है। उस कंडीशन में CaCl2 जो है वो पानी के हिमांक को कितना कर देता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को -20 डिग्री कर देता है। जो 0 डिग्री होता है ना मेल्टिंग पॉइंट पानी का, उसको क्या कर देता है -20 डिग्री कर देता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, पानी जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे भी बर्फ जो है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। मैंने पानी का कह दिया था, पानी का नहीं, बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को है, सॉरी, ठीक है। तो बर्फ जो है वो क्या हो जाती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेल्ट होने लगती है। इतने कम टेम्परेचर पे भी बर्फ मेल्ट होने लगती है, तो इसीलिए प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है कारण जो है वो कथन का, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। स्टेटमेंट दिया हुआ है अगेन, हमने ज्यादातर स्टेटमेंट वाले सवाल यूज किए हैं क्योंकि एसिड और बेस जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, साइंटिस्ट वगैरह की थ्योरी है। आई होप ये आपको अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है, और आपके ज्यादा से ज्यादा इससे प्रश्न जो है वो कवर हो रहे हैं। चलिए तो आखिरी सवाल है, घरेलू सफाई में अम्लों और क्षारों के बारे में कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों कथन को रीड करते हैं। पहला दिया हुआ है, सिरका चूने के निक्षेप को हटा देता है। बिल्कुल सही। जैसे पानी वगैरह बहुत टाइम से आप बॉईल करते रहते हैं, चूने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें उसकी परत जो है वो सफेद सफेद हो जाती है। तो जैसे ही आप विनेगर से उसको क्लीन करते हैं, वो क्या करता है, उसके प्रेसिपिटेट को या निक्षेप को उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नींबू का रस दाग हटा देता है, बिल्कुल सही। नींबू होता है ना ऐसा, कपड़ों में दाग वाग लग जाते हैं या किसी भी जगह पे दाग वाग लग जाते हैं, तो नींबू को क्या कर देते हैं, नींबू का आधा काटते हैं घर के लोग और उसको रगड़ देते हैं, दाग जो है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने बोला था कि रस्टिंग के लिए भी, रस्टिंग के जो दाग होते हैं उनको हटाने के लिए भी नींबू रगड़ा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बेकिंग सोडा अम्लीय होता है, सफाई के लिए प्रयोग होता है। देखो बेकिंग सोडा का प्रयोग सफाई के लिए तो होता है, परंतु ये अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। तो अगर आप सफाई देख के अगर इसको सही लगा देते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में पहले लाइन में जो शब्द अम्लीय लिखा हुआ है वो गलत है। बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ये आपको अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज की ये एसिड बेस के 30 प्रश्न किए हैं, कॉन्सेप्ट पर जाके प्रश्नों को सॉल्व किया है और चीजों को समझने की भी कोशिश की, ना सिर्फ प्रश्न सॉल्व किए हैं। मैंने कारण भी आपको बताए हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल होगी, आपका रिविजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आगे हम नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।